जनरली जब भी कोई केओटिक सिनेरियो चल रहा होता है, जैसे कि आजकल ये अपना टैरिफ वाला चल रहा है, हमारे बेस्ट इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज या फिर बेस्ट विनर्स वहीं से निकलते हैं। ना मैं आंख बंद करके सिंपली एसआईपी करने के लिए नहीं बोल रहा, रेदर आंख और कान खुला रख के और कॉमन सेंस का यूज करके ऐसे अपॉर्चुनिटीज को फिगर आउट करने के बारे में बोल रहा हूं जहां पे मार्केट गलत पनिशमेंट दिए जा रहा है। फॉर एन एग्जांपल, कोविड के टाइम मार्केट हर एक कंपनी को नीचे लेके चला गया और एक कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ, यार इन्वेस्ट करे तो किस में करे। ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि रियल एस्टेट कंपनीज। आप कोविड के टाइम पे देखोगे ना, तो ज्यादातर रियल एस्टेट कंपनीज के केस में ऐसा हुआ कि उनका जो इन्वेंट्री लेवल था, मतलब उनके पास जितने सारे फ्लैट थे, उसका जो कलेक्टिव वैल्यू था, उससे भी कंपनीज का मार्केट कैप नीचे चला गया। मतलब मार्केट बोल रही है कि भाई पूरे कंपनी का दाम जितना है उससे ज्यादा तो उसके पास इन्वेंट्री ही पड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि ज्यादातर कंपनीज के बिजनेस मॉडल के सस्टेनेबिलिटी को लेके क्वेश्चन मार्क आए, लेकिन तब अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते तो तब पता चलता कि यार अगर हमारे आसपास वाले लोगों को भी वो फ्लैट्स 30% डिस्काउंट में ऑफर किए जाते तो सारे लोग खरीद लेते। और ये मैं प्राइम सिटीज में जो रियल एस्टेट कंपनीज है उनके बारे में बोल रहा हूं। और बहुत सारे रियल एस्टेट कंपनीज तब ऐसे भी थे जिनका डेट ऑलमोस्ट जीरो था। तो कहीं से भी सेंस नहीं बनाता था कि रियल एस्टेट जैसी कंपनी विथ सो मच ऑफ इन्वेंट्रीज इन द सिटी, वेरी लो अमाउंट ऑफ डेट, उनका टोटल मार्केट कैप अपने इन्वेंट्री लेवल के ऑलमोस्ट आधा आ जाए। सो दैट वाज अ वेरी इजी पिक ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। सिमिलरली जैसे एक सिगरेट बेचने वाली कंपनी है जो कि काफी पॉपुलर भी है। सो कोविड टाइम में क्या हुआ कि उसका प्राइस इतना नीचे आ गया कि उसके डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 7% चले गए थे। मतलब इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते तो एफडी का रिटर्न तो बैठे बिठाए मिल जाता। एंड इफ यू नोटिस, इट्स अ सिगरेट बिजनेस। सिगरेट बिजनेस मींस ऐसा बिजनेस जो खराब नहीं होगा। लोग यार पैसा पे करके फिर सिगरेट के नशे से बाहर नहीं आ पाते हैं। सो सिगरेट का बिजनेस तो खत्म हो ही नहीं सकता, वो तो स्टिकी बिजनेस है। तो एक स्टिकी बिजनेस, एफएमसीजी बिजनेस, रिटेल बिजनेस, उसका प्राइसिंग इतना नीचे चला गया कि वो आपको एफडी का रिटर्न डिविडेंड के हिसाब से दे रहा था। तो इन चीजों के आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें चाहिए कि थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ा सा करेज। खैर ये तो मेरे कोविड के स्टोरीज हो गए। अब मैं आपको करंट मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में कुछ हिंट्स देता हूं। बाय द वे, वीडियो में बोली गई कोई भी बात, कोई भी टाइप का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस, सो प्लीज टेक इट दैट वे। तो क्योंकि डायरेक्टली 25% का टैरिफ लगा दिया तो लोग अब एक्सपोर्टर से दूर भाग रहे हैं। आप किसी से भी पूछोगे वो आपको एक्सपोर्टर के बारे में वार्न ही करेगा, बोलेगा कि एक्सपोर्टर से दूर रहो। आप फियर मॉन्गरिंग देख भी सकते हो टीवी चैनल्स वगैरह में। लेकिन अगेन, क्या सारे एक्सपोर्टर्स खराब हो सकते हैं? लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। लेट्स से जेम्स एंड ज्वेलरी, ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। यूएस इज द बिगेस्ट इंपोर्टर एंड इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर, एंड नॉट ओनली बिगेस्ट एक्सपोर्टर, वी आर ऑल्सो द बिगेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल। सो जेम्स एंड ज्वेलरी में ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि अगर यूएस में कोई क्लाइंट है, सपोज इंडिया वाला जो जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस है वो B2B बिजनेस है, और अगर टैरिफ लग गया तो यूएस का जो क्लाइंट है वो कोशिश करेगा कि इंडिया से ना मंगवा के इसको रिडायरेक्ट करके कहीं और से मंगवाए, राइट। सो सडनली जो इंडिया वाली कंपनी है वो देखेगी कि उसके ऑर्डर बहुत ज्यादा कम हो गया है, और जैसे ही ऑर्डर इतने कम हो जाएंगे तो हो सकता है कि इंडिया वाली कंपनी का इन्वेंटरी पाइल अप हो जाए, या फिर ऑब्वियसली बात है कि वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस हो जाएगा। उसके वजह से मे बी कंपनी को डेट बढ़ाना पड़े, और फिर इवेंचुअली कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत एक लंबे टाइम तक सफर कर ले। पॉसिबल है। दिस इज रियल रीजन व्हाई द जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनीज आर बीइंग बिटन डाउन। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनी हो जो कि B2B ना करके B2C कर रही हो। अगर वो B2C कर रही है मतलब वो ऐसे ऑर्डर बेस नहीं कर रही है, वो खुद डिसाइड करती है कि कितना उधर भेजना है नहीं भेजना है, और वो प्राइसिंग भी खुद कर सकते हैं। B2C मतलब सिर्फ मैं खुद का ब्रांड भी बोल रहा हूं और उसके साथ खुद के चैनल्स भी बोल रहा हूं। सो उसके पास प्राइसिंग पावर है, और यूएस के कंज्यूमर को भी तो पता है कि भाई टैरिफ लग गया है, मतलब अभी अपने को थोड़ा सा ज्यादा प्राइस देना होगा। तो अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि B2C है, उसका प्रॉफिट का मार्जिन हाई है, OPM हाई है, तो मतलब वो एब्जॉर्व कर सकता है 25% का थोड़ा सा अमाउंट और आगे भी पास कर सकता है वो वाला अमाउंट, राइट। तो उसके ऊपर तो ऑब्वियसली जो सेकंड वाला मैंने एग्जांपल दिया और जो फर्स्ट वाला एग्जांपल दिया, दोनों बहुत अलग है।
दोनों का बिजनेस कंडीशन बहुत अलग है, बट मार्केट मोस्ट प्रोबेबली दोनों को एक ही साथ पिट रहा होगा। लेकिन रिकवरी कौन सा करेगा या फिर किसके करने के चांसेस ज्यादा है? हो सकता है कि आगे चल के टैरिफ भी हट जाए, वो तो ठीक है, सोने पे सुहागा हो गया। बट अगर नहीं भी होता है तो कौन से वाले बिजनेस पे अपने को अपॉर्चुनिटी ज्यादा बनते हैं? फिर जैसे कि प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, अब वियतनाम, बांग्लादेश या उनसे अगर हमारा टैरिफ रेट ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है कि जो कमोडिटी प्लेयर्स हैं, जो कमोडिटी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स है या फिर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स भी है, उनके ऊपर तो डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा, उनका बिजनेस तो शायद सस्टेन ही ना कर पाएगा। लेकिन सपोज कोई बिजनेस ऐसा है जो कि से सन कंट्रोल फिल्म्स बेचती है या फिर पीपीएफ बेचती है, और जो यूएस के पीपीएफ मेकर्स हैं उनसे इंडियन जो कंपनी है उसका पीपीएफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग क्या सेलिंग कॉस्ट भी ऑलमोस्ट 1/3 है। तो क्या उस 1/3 प्राइस में 25% का टैरिफ लगने के बाद वो जो यूएस वाले प्लेयर्स है वो इससे कंपीट कर पाएंगे? या फिर इस कंपनी के बहुत सारे कंपीटिटर्स हैं जो कि चाइना से चीजें लाके बेचते हैं, बट चाइना के ऊपर भी तो ज्यादा हाई टैरिफ लग रखा है ना। एंड मोर देन दैट, व्हाट दिस कंपनी इज डूइंग, दिस कंपनी इज ऑल्सो एंटरिंग इनटू आर्किटेक्चरल फिल्म्स, और अपने आप को मिडिल ईस्ट में बहुत एक्सपांड कर रही है क्योंकि उधर आर्किटेक्चर वगैरह ज्यादा बनते हैं। नाउ हैव यू सीन द थिंग कि एक कंपनी जो कि अपना ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ा रही है, कंपनी के मार्जिन्स बहुत हाई है डिस्पाइट being able to sell things at 1/3 of the US prices। ना कंपनी के मार्जिन्स हाई है, कंपनी कंटिन्यूअसली एक्सपांशन कर रही है लास्ट काफी सालों से, कंटिन्यूअसली बिजनेस मिक्स ग्रो कर रहा है, कंटिन्यूअसली डिफरेंट जगह पे मतलब लोकेशन वाइज स्प्रेड कर रही है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स पे जा रही है। नाउ इज इट वर्थ कि जो मार्केट है उसने अभी उसको ऑलमोस्ट 50% डाउन कर दिया लास्ट कुछ महीनों में, राइट? सो जरूरी नहीं है कि कोई प्लास्टिक प्रोडक्ट है तो वो प्लास्टिक प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी वर्थ हो 50% डाउन जाने के लिए। फिर जैसे कि केमिकल्स, अब बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए होता है, और अगर टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं भी चाहिए होता है तब भी ऐसा नहीं है कि आप 25% टैरिफ लगा दोगे और सबके सब केमिकल्स उधर यूएस में बनने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि केमिकल में एनवायरमेंटल इश्यू एक बहुत बड़ा इशू है। इवन लास्ट कुछ सालों में चाइना ने भी अपने बहुत सारे केमिकल फैक्ट्रीज बंद किए हुए हैं एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से। तो क्या यूएस में केमिकल मैन्युफैक्चरर्स को अचानक से एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल जाएगा, सारे केमिकल्स वो खुद बनाना स्टार्ट कर देंगे? नहीं। जो केमिकल्स बहुत क्रिटिकल है और उनका अगर एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा है तो इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम टू सेट अप दोस प्लांट्स एंड सेट अप दो एंड क्रिएट दोस एक्सपर्टीज। ऐसा रातों रात कुछ नहीं होने वाला है। तो ऑब्वियसली जो वो केमिकल मैन्युफैक्चरर्स है, स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में, उनके पास वो पावर होगा कि टैरिफ को थोड़ा एडजस्ट करे, थोड़ा उनके साइड भेजे, थोड़ा हमारे साइड भेजे। जैसे कि अभी रिसेंटली एक केमिकल कंपनी ने अपने कॉन कॉल में ये बोला है कि यार उनका जो एक मेजर पोर्शन ऑफ एक्सपोर्ट है उसके ऊपर तो ये वाला 25% टैरिफ शायद लगेगा ही नहीं। दैट इज बिकॉज कुछ और रेगुलेशनरी ड्यूटी के अंदर आते हैं वो, तो हो सकता है कि उसके ऊपर ऐसा लगेगा ही नहीं। तो ऐसे हर कंपनी का स्टोरी अलग होता है। जस्ट बिकॉज कि 25% टैरिफ लगा दिया तो ऐसा नहीं कि जाके आप जितने सारे कंपनीज है सबको कमोडिटी टेक्सटाइल या कमोडिटी केमिकल या कमोडिटी जेम्स एंड ज्वेलरी समझ के बस बेचते चले जाओ, पिटते चले जाओ। बट मार्केट केओटिक सिनेरियो में बहुत बार ऐसा ही कर लेता है, वो चीजों को जनरलाइज कर लेता है और सारे स्टॉक को एक साथ ही पिटने लग जाता है। लेकिन हमें बेस्ट विनर्स यहीं पे मिलते हैं। जैसे कि मैंने ये 3 एग्जांपल दिया जो कि एक्चुअल में रियल एग्जांपल है। मैं क्या कर रहा हूं ना, 3 मेन चीजें देख रहा हूं अभी। पहला कि बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है कि नहीं, क्योंकि अभी अगर इतना हेडविंड है तो बहुत जरूरी है कि बिजनेस के पास वो कैपेबिलिटी हो कि वो इस हेडविंड के थ्रू नेविगेट कर सके। बैलेंस शीट स्ट्रांग है कि नहीं, मतलब कंपनी का कैश रेशियो ज्यादा है कि नहीं, कंपनी का आरओई हाई है कि नहीं। क्योंकि इस सिनेरियो में हो सकता है कि कंपनी के ऊपर वर्किंग कैपिटल का स्ट्रेस आए, और अगर कंपनी का बैलेंस शीट सही नहीं है तो ये स्ट्रेस आगे चल के एक डेट साइकिल में कन्वर्ट हो सकती है, जो कि बहुत लंबे टाइम तक कंपनी के बिजनेस को सफर करा सकती है। दूसरा जो पॉइंट मैं देख रहा हूं दैट इज हायर मार्जिन्स। अगर कंपनी की मार्जिन्स हाई है तब उसका एबिलिटी टू टेक दैट टैरिफ हिट इज हायर। हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत अपने मार्जिन में वन टाइम एडजस्टमेंट कर दे, उसके बाद फिर एवरीथिंग विल गेट बैक टू नॉर्मल। क्योंकि ये एडजस्टमेंट वन टाइम ही होगा। एक बार उसने ये एडजस्ट कर दिया तो मे बी कुछ क्वार्टर्स तक, 4 क्वार्टर्स तक जो उसका ग्रोथ रेट है वो आपको थोड़ा सा कम दिखेगा। बट देन इफ इट इज अ गुड कंपनी, इफ द स्टोरी इज फाइन,
then after that even with the 25% tariff the growth rate will be back to normal, right? क्योंकि ये टैरिफ CAGR से नहीं लगेगा, टैरिफ तो एक बार लग गया तो लग गया। देन जो तीसरा चीज मैं देख रहा हूं दैट इज देयर एनी यूएस कंपटीशन फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी। अगर कोई यूएस का कंपटीशन है तो यूएस अब इतना ज्यादा प्रोटेक्शनिस्ट हो गया है कि वो डेफिनेटली चाहेगा कि बाहर की कंपनी ना आए और यूएस के लोग ही चीजों को बनाए। तो ये 3 पॉइंट लगा के मैं मेनली फिल्टर आउट करने की कोशिश कर रहा हूं इस केओस में। सो दैट इज इट फॉर टुडे। ऑल आई वांटेड टू शेयर इज कि योर हायर रिटर्न्स तभी बनते हैं जब आप केओटिक सिनेरियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स को ढूंढते हो जिसका प्राइसिंग मार्केट ने गलत सेट कर दिया क्योंकि उसने चीजों को जनरलाइज कर दिया। ये चीज करने के लिए फिर आपको इंडिविजुअल स्टॉक को अलग से आइडेंटिफाई करने होते हैं, लेकिन दैट इज वर्थ, अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए होता है तो दैट इज वर्थ डूइंग, एब्सोल्युटली वर्थ डूइंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक टॉक्स। थैंक यू।